रोजाना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विद्या, अब आप अंगूठी पहनाएंगे। ये ले बेटा। पहना हो बेटा। वैसे आपकी टोटल जमीन कितनी है? इस देसी बातों का क्या मतलब? सगाई के बाद हम बैठ के आपस में बात कर लेंगे। यही सही वक्त है। हाँ, एक बार अगर ये सगाई हो गई तो हम तो इस बंधन में बंध जाएंगे। इसीलिए इस बंधन में बंधने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि रिश्ता मेरे लायक है भी या नहीं। पहले आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करिए, तभी ये सगाई होगी। क्या हो गया बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? दिव्या का आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा है और उसका पति होने के नाते वो प्रॉपर्टी मेरी होती है, तो नेक काम में देरी कैसी? आप शगुन समझकर मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। वो क्या रही हो? तुम मेरी होने वाली बीवी हो, नजरें नीचे रखो। अगर घूर नहीं आता तो अपने बाबू साहब को घूरो और इन्हें बोलो कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करें। तुम्हारी बेटी को अंगूठी पहना चुकी हूँ, इसलिए सही सलामत खड़े हुए, वरना मुंह तोड़ देता तुम्हारा। किसी की हिम्मत ना है कि मारी बेटी से ऐसे लहजे में बात करे। लड़की से शादी करने के लिए मेरे जैसा लड़का मान गया, इसे अपने ऊपर रोजाना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा चल रहा था, बताओ तुझे। ये लड़की तो हमारे रोहित के सामने फीकी है। हम तो बस आपके परिवार के नाम से रिश्ता जोड़ रहे थे। हमने अपने बेटे की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च किए हैं। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले जाएंगे, उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते आप? मैं जैसे बेटा मानने लगा था, हमारी सारी प्रॉपर्टी पे हक किसी का होना था, वरना अब तो पता चल गया ये रिश्ता प्यार का नहीं, लालच का होने वाला है। हमारे हुकुम का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने हम जैसे परायों को इस घर में जगह दी, परिवार की तरह मान सम्मान दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होने दी। फिर आप उनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आप नसीब वाले हैं कि आपको दिव्या मैडम जैसी लड़की मिल रही है। नौकरानियों को घर के मैटर पे बोलने का अधिकार नहीं है, और आपने नौकरों को जब इतना सर पे चढ़ा रखा है, घर जैसा मान सम्मान दे रहे हैं, तो नौकर से ही क्यों नहीं करवा देते अपनी बिटिया की शादी? मुझे पता है आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप जैसे लोग दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। आप ना बहुत किस्मत वाले हैं कि आपकी शादी ना दिव्या मैडम जैसी लड़की से हो रही है। साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बन के आएंगे आपके घर में। आप जानते नहीं आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, तो ऐसी लक्ष्मी को तू ले जाना अपने घर, तू कर ले शादी। मैं तो अपना प्रॉपर्टी की शादी नहीं करने वाला। एक शब्द नहीं। अच्छा हुआ थारा असली चेहरा दिख गया शादी के पहले। विक्रम, ये रिश्ता नहीं होगा। तेरा निकल यहाँ से। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना हाथ पैर तोड़ के भेजूंगा।
माया को भी बहुत पसंद है। बोल बेटा, शादी करेगी उससे? इसके भाई साहब, भाभी साहब, बड़े भाई साहब और भाभी साहब तो माँ बाप की तरह हुए हैं ना। अरे को कोई दिक्कत तो ना है? अगर दिव्या हमारे परिवार और हमारे भाई की जिंदगी में आएगी तो हमारा सौभाग्य होगा। आजा बेटा। पंडित जी, पूजा की विधि कीजिए। ओम मंगलम। के पंडित जी। क्या हुआ बेटा? हुकुम। दिव्या जी और मेरी शादी हो उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नंदी, दादा एक मिनट प्लीज, मुझे बात कर लेने दीजिए। मैं और दिव्या जी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि हम चंद्रिका सिंह चौहान के बेटे हैं। ये मेरे बड़े भाई साहब, मेरा नाम अविनाश सिंह चौहान है और इनका नाम देवान सिंह चौहान है। सर इन दोनों के प्यार को समझिए। इन्होंने प्यार को पाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। ये यहाँ आया ही था आपका दिल जीतने के लिए और आपका नौकर बन के इसने वो सब कुछ किया जो इसने आज तक नहीं किया। प्लीज इनकी शादी करा दीजिए। तुम दोनों को मैंने अपना बेटा समझा और मारे साथ चल के तुमने ठीक अपने माँ बाप की तरह मारे को धोखा दिया। मैं अपनी बेटी को कुएं में धकेल दूंगा लेकिन चंद्रिका के यहाँ नहीं भेजूंगा। हुकुम, आप बस एक बार मेरी बात सुनिए। रोजाना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तुम्हारे हाथ से खून हो जाएगा। निकलो यहाँ से। हुकुम, एक सब मेरी बात सुनिए। निकलो यहाँ से बाहर। चलो बाहर निकलो। हुकुम, एक बार विक्रम, इनका सामान निकाल कर बाहर फेंको इसे। यार मनोज दादा आप कहाँ रह गए यार? यार हमें चौहान हाउस लौटना है। मैंने आपको लोकेशन भेजी है, तुरंत गाड़ी लेकर के आइए। दादा अरे आप इतना मत सोचो, और वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है ना, तो हमें भी सब कुछ भूल भाल के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप स्ट्रेस मत लो। ऑफिसर, मैं आपकी आंखों में छुपा हुआ दर्द देख सकूं, लेकिन इस जादूगर में वो जादू ना आवे जिससे टूटे हुए दिल का दर्द कम हो सके। जादूगर, तूने और
दादा ने मेरे लिए जो कुछ किया है ना, उसे मैं कभी भूलूंगा नहीं। मेरे लिए इतना कुछ सहा है तुम लोगों ने। और ठीक है यार, शायद प्यार मेरे नसीब में था ही नहीं। ये हमारी मासा के संस्कार ही थे, जिसकी वजह से तूने दिव्या से सगाई से पहले सब कुछ सच बता दिया। तूने बिल्कुल सही किया, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर झूठे लोग ही रिश्ता बनाते हैं। सूर्य सिंह जी और देवी हुकुम के बीच में जो भी मतभेद है ना, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर तुझे दिव्या मैम पसंद नहीं तो वहां जाके ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। दिव्या मेरे बचपन की दोस्त है एंड आई रियली लाइक हर। अबे तू झूठ मत बोल। तूने पहले उसके बाबा से डिस्रिस्पेक्ट की, फिर वहां में इतना ड्रामा क्रिएट किया। अभी तुझसे प्यार कर ही सकता है। अभी सर छोड़िए हमें। सगाई में इन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारे कहने पर किया। हाँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। आप शांत हो जाइए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ दिव्या मैडम की सगाई तोड़ने आए। इतनी रात गए आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखिए, नंदी और शिवराज जी कोई नौकर नहीं है, बल्कि चंद्रिका सिंह चौहान जी के बेटे अविनाश सिंह चौहान और देवांश सिंह चौहान है। दिव्या मैडम और अभी सर एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। हम यहाँ दिव्या मैडम के घर वालों का दिल जीतने आए थे। दिव्या मैडम और अविनाश सर की शादी करा के उन्हें अपने साथ घर ले जाने आए थे, लेकिन आप बीच में आ गए और सब बदल गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका मैम की वजह से ही। मेरे गरीब बाबूसा ने पाई जोड़कर मुझे शहर भेजा था पढ़ने के लिए। 2 सेमेस्टर के बाद ही उनके पास मेरी पढ़ाई के पैसे नहीं थे, तब मेरी पढ़ाई रुक गई। फिर चौहान एजुकेशनल ट्रस्ट ने ही मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया। आपके परिवार का बहुत एहसान है मुझ पर। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपके परिवार के किसी काम आ सकूं। वो हमारी आपसे विनती है कि आप इस शादी से पीछे हट जाइए। रोजाना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग बिना किसी टेंशन के चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूं। मैंने सब कुछ सेट कर दिया था और सूर्य सिंह जी आपकी शादी के लिए रेडी भी हो गए थे। आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी? आपने ऐसा क्यों किया? रोहित, जैसे तू चंद्रिका सिंह चौहान के लिए कुछ भी कर सकता है ना, वैसे मैं अपने मासा के संस्कारों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर झूठ बोल के रिश्ता करता तो मासा को क्या मुंह दिखाता? तो बस यही इच्छा है कि दिव्या जी जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बस खुश रहें। थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए और सॉरी सबके लिए। इट्स ओके। दिव्या, तुझसे प्यार करती है? भाई साहब, मैं अभी सर के बिना नहीं जी सकती। सच कह रही हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनसे और शादी भी उनसे ही करना चाहती हूँ। ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, एक बार फिर सोच ले। क्या तू सच में उस लड़के के साथ जिंदगी बिताना चाहती है? हमारे लिए थारी खुशी से बढ़कर कुछ ना है। उस लड़के ने अपनी जान की बाजी लगाकर तुझे बलवंत के गुंडों से बचाया। मारे को लगता है वो लड़का थारे लिए ही बना है। तो ये कभी मत सोचना कि थारा भाई थारी खुशी के खिलाफ जाएगा, लेकिन बाबूसा नहीं मानेंगे। अब तो सब खत्म हो गया भाई साहब।
जितना मैं इन दोनों भाइयों को जान पाया हूँ, जो इतना अमीर होने के बावजूद थारी लिए बाहर रोने को तैयार थे। रोजाना सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा मन कह रहा है वो अभी भी गाँव में ही है। फोन लगा। दिव्या जी का कॉल है, तो उठाना। हेलो हेलो अभी सर, कहाँ हैं आप? हम यहाँ वो आपके बाग वाले मंदिर के पास वाली सड़क पे हैं। आप जहाँ भी हैं वहीं रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। अरे पर दिव्या जी यहीं आ रही है। यहाँ क्या हुआ चंदा? सा देखिए ना, ये फोटो फ्रेम टूट गई। सा हमें लग रहा है कि हमारे बेटों के साथ या तो कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है। आप अपने फोन लगाइए ना। चंदा चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं सा, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप अभी उन्हें फोन कीजिए। ठीक है लगाता हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हम ठीक है। पापा सर को फोन। हेलो देव बेटा, तुम लोग ठीक हो? हाँ माँ साहब, हम ठीक हैं। क्या हुआ, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। कितनी देर में पहुंच रहे हो? माँ साहब हम बस अभी निकलने वाले हैं। देव, तुम कब से इतने लापरवाह हो गए, अब तक निकले क्यों नहीं? माँ साहब बस निकल ही रहे थे, वो गाड़ी खराब हो गई है, उसका सही होने का वेट कर रहे हैं। देव गाड़ी वाड़ी छोड़ो, हम तुम्हारे चौपर भेज रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके पास के हेलीपैड पहुंचो। माँ साहब लेकिन चंदा चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे आज ही आ जाएंगे। तू यहाँ? नहीं, भाई साहब, इन्होंने जो भी किया है वो हमारी कहने पर ही किया है। ये हमारे साथ है। हम दिव्या के बड़े भाई हैं। दोनों परिवारों के बीच जो मतभेद है उसे मिटाना और दिलों को जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर बाबू साहब दिव्या और रवि को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे तो हमें लगता है हमें ही कोई फैसला ले लेना चाहिए। दिव्या मन से थारी हो चुकी है। आप लोग इसे लेकर जाइए। मैं बस चाहता हूं ये खुश रहे। आप रो क्यों रही हैं? आपको बताया ना कि आप हंसते हुए अच्छी लगती हैं। अविनाश सर, सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने 30 चैप्टर पढ़ लिया था, जिसका नाम था राज्यपाल। आज हम मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य में कैसे काम करता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है और उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का, मतलब कि राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री है जो है वो सरकार का मुखिया होता है। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 पे कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। ध्यान देना, यहाँ पर टाइमिंग पे 1 माह लिखा है ना, जस्ट 1 मंथ। जबकि यही चीज प्रधानमंत्री के विषय में वो 6 मंथ है आई थिंक। आप लोग देख लेना एक बार। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय न हो। हालांकि मुख्यमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहता है। ऐसा बहुत से मामलों में हो चुका है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर के भी सब्जेक्ट में होता है कि वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी चुना जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है शपथ, कार्यकाल एवं वेतन। मतलब देखेंगे मुख्यमंत्री का शपथ, कार्यकाल और उसके वेतन को देखेंगे। ठीक है, तो कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है ना, कि एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल है ना कितना टाइम तक है, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, है ना, तो वो सही आंसर होगा। 5 साल नहीं, प्रसाद पर्यंत। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है।
मतलब इसका ये भी मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री जब उसका मन किया मुख्यमंत्री का तब वो तुमको मतलब सॉरी मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, ऐसा नहीं होता है ना। सारे सदन के उससे मतलब पारित होता है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, समझे। लेकिन यदि वह विधानसभा में वह विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित उसे व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। फर्स्ट, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। सेकंड, वह मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। थर्ड, मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। फोर्थ, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसले को प्रभावित करता है। फिफ्थ, वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। सिक्स्थ, अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। दूसरी ओर यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो मुख्यमंत्री उसे भर या नहीं भर सकता है। अब अगला सब हेडिंग है राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। फर्स्ट, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का वह प्रमुख तंत्र है। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह फर्स्ट, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। सेकंड, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। और थर्ड, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। अब नेक्स्ट सब हेडिंग है राज्य विधानमंडल के संबंध में। सदन के नेता के नाते मुख्यमंत्री को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। फर्स्ट, वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। सेकेंड, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। थर्ड, वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। नेक्स्ट सब हेडिंग है अन्य शक्तियां एवं कार्य। उपरोक्त शक्तियों एवं कार्यों के अलावा मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कार्य भी हैं। फर्स्ट, वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। सेकेंड, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। थर्ड, वह अंतरराज्यीय परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। फोर्थ, वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। फिफ्थ, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। सिक्स्थ, राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनसे उनकी समस्याओं आदि के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। सेवंथ, वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस तरह वह राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका अदा करता है। हालांकि राज्यपाल का विवेकाधिकार राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियों, प्राधिकार, प्रमुख प्रतिष्ठा, स्थिति आदि में कटौती कर सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है राज्यपाल के साथ संबंध। संविधान में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित
निम्नलिखित उपबंध है। फर्स्ट, अनुच्छेद 163, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल को यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। सेकेंड, अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होगी। थर्ड है अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। और थर्ड, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। तो ये था पूरा मुख्यमंत्री वाला चैप्टर, ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ते हैं। ये 32 चैप्टर है, तो चलो शुरू करते हैं। भारत का संविधान केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह होता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन दो अनुच्छेदों 163 और 164 में कुछ सामान्य उपबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों, शपथ योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। संवैधानिक प्रावधान हेडिंग है और इसके अंदर सब हेडिंग है अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो चलो इसको पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। सेकंड पॉइंट है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। थर्ड पॉइंट है,
इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को सलाह दी और दी तो क्यों नहीं दी। सॉरी गाइस। नेक्स्ट सब हेडिंग है अनुच्छेद 164 मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में अन्य कार्यों के अलावा जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया है। थर्ड पॉइंट है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता के निर्हर करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के भी निर्भर होगा। इस उपबंध को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया है। फोर्थ पॉइंट है मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सिक्स पॉइंट है राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सेवंथ पॉइंट है एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। एट्थ पॉइंट है मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब अगला सब हेडिंग है इसमें अनुच्छेद 166 राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन। और इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की गई कार्यवाही के रूप में अभिव्यक्त होगी, है ना। मतलब सारी चीजें मुख्यमंत्री करता है लेकिन वो राज्यपाल के नाम से की जाती है क्योंकि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक मुखिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसमें राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वित आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार प्रभावीकरण किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। पुनः किसी आदेश अथवा दस्तावेज की वैधता जिसको उक्त प्रकार से प्रमाणित किया गया हो पर इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा कि वह आदेश या दस्तावेज राज्यपाल द्वारा निर्मित अथवा कार्यान्वित नहीं है। इसमें तीसरा पॉइंट है राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्यवाहियों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। अब अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि फर्स्ट पॉइंट है वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में लिए गए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। सेकेंड पॉइंट है राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करना तथा थर्ड यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। अब अगला हमारा सब हेडिंग है अनुच्छेद 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को विधानसभा या विधान परिषद जहां कहीं यह है की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। उसी प्रकार यह अधिकार राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा जिसका उसे सदस्य बनाया गया है किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। समझ गए, मतलब बोलने का तो अधिकार होगा लेकिन उसमें अपना वोट नहीं कर सकता वो। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति।
अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को सलाह दी और दी तो क्या दी, है ना। इसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 1971 यानी कि 1971 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी। यदि राज्य विधानमंडल विघटित हो गया हो या मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो, अतः वर्तमान मंत्रालय एवं अनुवर्ती मंत्रालय के आने तक कार्यरत रहता है। 1974 में दोबारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के निर्णय या कार्य क्षेत्र या अनुदान एवं सलाह आदि मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों के आधार पर होगा। वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करेगा या मंत्रिपरिषद की सलाह या अनुदान के विरुद्ध नहीं जाएगा। यानी संविधान ने इस बात की मंशा जाहिर की है कि राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत नहीं वरन मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसका अभिप्राय राज्यपाल उन्हीं लोगों को बतौर मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। प्रारंभ में यह उपबंध बिहार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के लिए था, लेकिन 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के लिए ऐसा करना आवश्यक बना दिया गया। अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफी कम है। सामान्यतः उसी व्यक्ति को बतौर मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य हो। कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है निर्वाचन या मनोनयन द्वारा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है को दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। मंत्रियों की शपथ एवं वेतन को पढ़ लेते हैं हम। राज्यपाल कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्री शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता के संबंध में मंत्री विश्वास दिलाता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों को राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करता है। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन एवं भत्ता ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय भत्ता, पद के अनुरूप निःशुल्क निवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि ग्रहण करता रहता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी इसमें जो राज्य मंत्रिपरिषद में नेक्स्ट हेडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।